जी वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह गुफ्तगू हो रही थी कि हमारे जो जजेस हैं, जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके कौन से ऐसे फैसले हैं जिनकी वजह से आम आवाम की ज़िंदगी पे कोई अच्छा असर भी पड़ा हो। इसी बात को हम आगे लेके चलते हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, मुझे एक छोटी सी बात, अभी जैसा इन्होंने ये बात कही है, मेरा क्वेश्चन सर ये बनता है आपसे कि क्या हमें हमेशा बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ये तादाद है, और बल्कि मेरे ही प्रोग्राम के अंदर हमारे जो थे तहरीक इंसाफ के एक दोस्त जो थे हमारे, वो इनके रहनुमा जो हैं, वो उन्होंने बात कही कि देखें जी, असल में जी ये चाहते हैं कि जी ये अपनी नंबर गेम बढ़ा लें। मैंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट में किस तरह आप नंबर गेम बढ़ा सकते हैं? कहते जी अभी आपने देखा है पीछे एक फैसला आया था जी 8-5 से, तो वो 8 हमारे हैं 5 उनके। मैं क्या इसका मतलब है आप ये कहना चाहते हैं कि आपके फेवर करने वाले जजेस की तादाद 8 है, इनको फेवर करने वाले जजेस की तादाद 5 है? कहते हैं हाँ जी ऐसा ही है। तो सर जब आप इतने बाइस्ड हो चुके हो, इतने ज़्यादा आप बाइस्ड हो चुके हो, और बाकी जो लोअर जुडिशरी जितनी भी है हमारी सर, वहाँ से लेके हायर कोर्ट्स तक के ऊपर सर कितना ज़्यादा बर्डन है हमारी जुडिशरी के ऊपर। क्या हमारे किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने, क्या हमारे किसी भी पॉलिटिकल वर्कर ने, या हमारे किसी भी तजिया निगार ने, हमारे किसी भी पाकिस्तान के ब्रेन ने क्या कभी ये कोशिश की है कि पाकिस्तान की जो लोअर जुडिशरी से लेके हायर जुडिशरी तक जो एक बर्डन है, जजेस की तादाद की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है वहाँ पे, उसको कभी पूरा करने के लिए सर इन्होंने किसी किस्म का कदम उठाया? सर देखिए, पहली बात यह है कि आप हमें ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान जुडिशरी बहुत रवायती जुडिशरी थी, लेकिन चेंज आया है इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए जो जुडिशरी मूवमेंट चली थी जी। और जो लॉयर्स थे, उसके बाद से लॉयर्स के जो माइंडसेट या हमारे जुडिशरी का जो माइंडसेट है, जब इफ्तिखार चौधरी साहब स्टोर हुए थे तो एक बड़ा जारहाना मतलब एग्रेसिव किस्म का माइंडसेट था। और उसके बाद हमने देखा पहला जो इम्पोर्टेंट फैसला आया था इफ्तिखार चौधरी साहब का, उन्होंने वो जो जनरल मुशर्रफ का NRO था उन्होंने उसको कलअदम करार दिया था। और मुझे आज भी याद है कि जब उन्होंने किया था, ग़ालिबन नवंबर का महीना था, नवंबर 2009, तो उस वक्त कितना पाकिस्तान में किस्म का जश्न मनाया गया था कि जनाब ये NRO खत्म हुए, तमाम केसेस जो हैं करप्ट अशराफिया के अब वो दोबारा खुल जाएंगे। वो अलग बात है कि उस वक्त वो हालात ऐसे थे, सियासी हालात, कि एक एक करके वो केसेस जहां भी थे वो अपनी मौत खुद ही मर गए। एक थे। और दूसरा उसके बाद ये मैं मानता हूँ कि स्टील मिल का जो फैसला था वो भी इफ्तिखार चौधरी साहब के आया था, उनके पास एक लेटर आया था उस वक्त के चेयरमैन स्टील मिल जो थे जनरल कयूम साहब, जनाब ये 22-24 अरब रुपए पे ये स्टील मिल जो है ये प्राइवेटाइज की जा रही है मुशर्रफ के दौर में, तो उस पर भी उन्होंने इंटरवीन किया, उस फैसले को उन्होंने खत्म किया और सुप्रीम कोर्ट स्टील मिल को उसका बहाल किया फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट उसके बाद से रिपीटेड जो हमारे जज साहब आए ना, पनामा का केस आप देखें, मैं तो खुद सुप्रीम कोर्ट में बैठा था जब पनामा केस चल रहा था। आप देखें कि कितना एक माइंडसेट के साथ कि करप्ट अशराफिया को हमने हिट करना है, और सुप्रीम कोर्ट ने वो GIT के बाद बनाई, फिर कैसे वो केसेस चले, बाद में फिर वो केसेस खत्म हो गए जब वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस चले गए, हाई कोर्ट में जाके खत्म हो गए वगैरह। बट ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने पिछले 8-10 साल में कई बड़े बड़े सख्त फैसले किए हैं, ऐसे फैसले किए हैं जिसमें पाकिस्तान के अवाम ने उनको प्रेस किया है। पिछले साल ही बंदियाल साहब ने ये नैब के जो तरमीम हुई थी पार्लियामेंट में, उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया था। अलग बात है कि मौजूदा सेटअप ने उसको बहाल कर दिया। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद एनहांस करें, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस जिस वक्त कल फिगर आया है लॉ मिनिस्टर की तरफ से 61,000 प्लस है, और वो आम लोगों के जो केसेस। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई जरूरत नहीं है कि आप एक पैरेलल कोर्ट एक जो है और बना लें, ताकि कल को और कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे ये सुप्रीम कोर्ट के दरमियान वगैरह, और जुडिशियल कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। आप मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में ही आप नंबर ऑफ जजेस जो है उनको बढ़ा दें टू टेक केयर ऑफ द लोड।
दूसरी पॉइंट ये है कि देखें इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ये आइन उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स, अदलिया के अपने पावर्स हैं, आइन के अपना, ये पार्लियामेंट के अपने हैं और एग्जीक्यूटिव के। लेकिन हुआ यह है कि पिछले कई सालों से हमारी जुडिशरी इवन एट दी लोअर लेवल टिल द सुप्रीम कोर्ट इतनी पोलिटिसाइज हो गई है, इतनी पोलिटिसाइज हो गई है कि जजेस जो हैं वो उनके जब फैसले आते हैं तो उसमें भी लोग कहते हैं कि ये इसमें पॉलिटिकल बायस है, और विच इज नॉट गुड फॉर द जुडिशरी, फॉर द रेपुटेशन ऑफ आवर जुडिशरी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरमीम में जुडिशरी का ज्यादा फोकस जुडिशरी पे है, और ये ना हो कि एक और पेंडोरा बॉक्स खुल जाए पाकिस्तान में, और ये लॉयर्स और ये जजेस अगर ये सारे इन्होंने को अपनी मूवमेंट शुरू कर दी, यानी मुज़ाहमत की, जो भी इनका तरीका है, तो ऑलरेडी जो पाकिस्तान में इतनी पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, दहशतगर्दी वाले जो हैं वो उनके खिलाफ हम खौफनाक जंग लड़ रहे हैं, कुर्बानियां दी जा रही हैं, ये ना हो कि हालात और खराब हो जाए। सो गवर्नमेंट हैज टू मूव विद अ लॉट ऑफ कॉशन। अदलिया को ऑन बोर्ड लें, बार काउंसिल को ऑन बोर्ड लें, बार एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लें, ताकि अगर कोई रिफॉर्म आनी है जुडिशरी में, बिल्कुल हो जुडिशरी रिफॉर्म, लेकिन ऐसे ना हो कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, पावर ऑफ द जुडिशरी, और कि ये कि जुडिशरी का जो है वो शक्ल ही बदल दी जाए, बिकॉज दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर दिस कंट्री। ठीक हो गया। अच्छा सर, अभी अब्बासी साहब असद कैसर साहब की अगर मैं बात करता हूं तो उन्हें कहते हैं कि आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पे बात कर सकते हैं, और अदलिया पे हमले की हम हर किस्म की जो है ना, किसी भी किस्म का अगर अदलिया पे हमला होगा तो हम उसकी मज़ामत करेंगे। सर, एक वक्त में हमें कहा जाता था कि कानून जो है वो सुप्रीम है, दूसरे वक्त में फिर हमें ये बताया जाना शुरू हो गया कि जी जब आप हुकूमत के अंदर आ गए तो हमें बताया गया कि जनाब नहीं जी, कानून नहीं, कानून साज अदारा जो है या कानून साज असम्बली जो है वो सुप्रीम है। और अब जब आपको आपके ऊपर पड़ रही है तो आप हमें ये बता रहे हैं कि जनाब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है। और सर, ये समझ नहीं आ रही मुझे कि आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पे बात कर सकते हैं, अदलिया पे हमले की मज़ाहमत नहीं करेंगे, कानून सुप्रीम है, कानून साज अदारा सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। तो सर ये क्या अजीब सा कोई खिचड़ी नहीं बनती आ रही सर? नहीं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं आप, या जैसा साहब के दाम को सही तरह आप नहीं पड़ा। अच्छा, नहीं, हाँ सर, मुझे थोड़ा क्लैरिफाई कर देना, माइट भी मुझे समझने में थोड़ी गलती हो सर। नहीं, मैं इसको क्लियर करता हूँ। हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तमाम इदारे बशमूल अदलिया, पार्लियामेंट, आईनी इदारे, इंतजामी इदारे अपनी पावर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को तस्लीम किया जाना चाहिए। जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होंगी वहां वो मामला खराब होंगे और रियासत कमजोर होगी। तो अब हमारी जो सुपरमेसी की लड़ाई है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी की लड़ाई है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो इसके साथ सारे मामला खराब हो जाएंगे। लेकिन सर ये देखें सर, ये लेती है, अदालत भी आइन से पावर लेती है, जितने आईनी इदारे हैं या इलेक्शन कमीशन है, कोई भी आईनी इदारे वो आइन से पावर लेते हैं। जो इंतजामी इदारे हैं वो भी आइन के अंदर ही रहते हुए आइन से पावर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी लड़ाई सुपरमेसी आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। लेकिन सर, मैंने जो आपसे बात की है कि एक वक्त में हमें बताया जाता था कि कानून या दस्तूर जो है वो सुप्रीम है, उसके बाद फिर हमें ये बताया जाता था कि नहीं, कानून साज अदारा जो है वो सुप्रीम है, और अब हमें ये बताया जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। और लेकिन सर, अगर आप ये सारी चीज़ें बता रहे हैं तो सर मैंने आपसे ये इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि जब आप कानून साज अदारे को एक साइड पर रख के आप सदारती ऑर्डिनेंस मुसलसल ला रहे थे, जिसकी निशानदही जो है वो ब्रिगेडियर साहब ने भी की, और बल्कि उन्होंने खुल के उसके ऊपर उन्हें तनकीद भी की। वकास सबरेज साहब ने भी इसकी निशानदही की और उस पर खुल के उन्हें तनकीद की। अब जब चीज़ें आपके ऊपर आ रही हैं तो सर आप अपने बयानात को, अपने चीज़ों को इतना मोल्ड क्यों कर देते हैं, फोल्ड क्यों कर देते हैं कि नहीं ये था, नहीं अब ये ऐसे है, नहीं अब ये ऐसे है, अब हम इसको ऐसे लेके चलेंगे। तो सर असल में प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे ये बता दें, एक्चुअल में सुप्रीम क्या है? मैंने आपको अर्ज की ना जी, ऑर्डिनेंस आता है, ऑर्डिनेंस की पावर आइन देता है। सुप्रीम सिर्फ अल्लाह की जात के बाद आईन पाकिस्तान है। ठीक है, फिर यही कहेंगे कि आइन की सुपरमेसी हर चीज से बालातर है, और आइन में भी लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला की हकमियत है, उसके नायब के तौर पे रियासत है।
ठीक हो गया। रियासत की सबसे जो सुप्रीम चीज है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी के खिलाफ जो बात होगी वहाँ हमारी लड़ाई है। ठीक हो, एग्रीड। ब्रिगेडियर साहब, सर काइंडली जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा इनकी इसी बात के ऊपर सर। नहीं, ये जो ये बात कर रहे हैं वो उसमें बिल्कुल वजन है, बिल्कुल ठीक है कि हम हमेशा ये कहते हैं ये पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, आवाम के मुस्तकबिल के लिए रूल ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन आइन है। आइन को आप फॉलो करेंगे, आइन के मुताबिक आप चलेंगे तो आप देखेंगे पाकिस्तान में बड़े बड़े मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। प्रॉब्लम सारा ये है कि हम जब भी आइन से हट जाते हैं, आइन से हटकर बात करते हैं, आइन से हटकर हमारे इकदाम होते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए या कोई जाती इंटरेस्ट के लिए या किसी पोलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट के लिए, किसी पोलिटिकल खानदान के इंटरेस्ट के लिए, तो फिर वहां से प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती हैं। बुक के मुताबिक चलें, आइन के मुताबिक चलें, रूल ऑफ लॉ भी खुद ब खुद कायम हो जाएगा, जस्टिस भी खुद ब खुद कायम हो जाएगी। आवाम जो है, आवाम भी जो फैसले होंगे चाहे पार्लियामेंट के हों चाहे अध्यक्ष के हों, वो कि आवाम के हक में होंगे। तो देखें, आइन जो है वो हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट है और 1970 का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे याद है जब बनाया गया था अपना जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जब प्राइम मिनिस्टर 1971 की डिबेकल के बाद, तो वो एक बड़ा, वो आज भी आप देखें वही डॉक्यूमेंट है जिसने पाकिस्तान को बाकी आईनी तौर पे इकट्ठे रखा हुआ है। और इट इज द यूनिटी ऑफ द फेडरेशन जो कि हमें मिलती है एंड द पावर ऑफ द पीपल जो कि हमें मिलती है फ्रॉम 1970 कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में अमेंडमेंट बहुत आई है, उसमें आईनी अमेंडमेंट आई हैं, लेकिन चले वो तो विद टाइम होती रहती है। लेकिन मैं फिर जब भी आईनी अमेंडमेंट याद रखें, इट शुड बी विद द मेजॉरिटी कंसेंसस, 2/3 मेजॉरिटी हो, आप यू हैव अ राइट टू बुलडोज इट। एक तो से भी बेहतर है कि अगर आप कंसेंसस के साथ बुलडोज करें तो बेहतर होगा आपके लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, अवाम के लिए भी। जी बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, जैसे कि आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, हमारे साथ मौजूद थे वकास अब्रेज साहब और उसके साथ हमारे साथ मौजूद थे अरफ अब्बासी साहब। नाजरीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी और उसमें जो एक गुफ्तगू के दौरान में एक पॉइंट जो फारूक हमीद साहब ने बताया कि वो ये कह रहे हैं कि एक वक्त था कि जब इंतहाई हेल्दी किस्म की डिस्कशन होती थी किसी भी बिल के ऊपर, किसी भी तरमीम के लिए, किसी भी कानून को बनाने के लिए। तो सर मैं तो उस वक्त ज़िंदा नहीं था या पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने किताबों में ये पढ़ा है कि एक वक्त में पाकिस्तान की अपोजिशन लीडर जो थे वो असम्बली के अंदर मार कुटाई के अंदर या फिज़िकली हाथापाई के दौरान में जो थे वो जाँ बहक भी हो गए थे। और उसके बाद जो भी इश्यूज़ हुए वो एक अलग चीज़ थी और उनको किस तरह उस तरह कवर किया गया और उसके चंद दिनों के बाद ही पाकिस्तान के अंदर जो था वो मार्शल लॉ लगा दिया गया था। मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। आजकल जो हमारी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन चलती हुई आ रही है, हालात जो हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहे। हुकूमत जो है वो अपनी मर्ज़ी करना चाह रही है, अदलिया अपनी मर्ज़ी करना चाह रही है। अगर मैं खुले अल्फाज में एक बात कहूँ तो पाकिस्तान की अदलिया और हुकूमत इस वक्त आमने सामने हैं और दोनों अदारे जो हैं वो अपना अपना ज़ोर लगा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सुप्रीम हैं। कानून की तशरीह करने वाला अदारा और कानून बनाने वाला अदारा, इस वक्त लड़ाई क्या है, हैव और हैव नॉट की। और मैं दुआ गो हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है वो जल्द इस मसले से उसकी जान छूट जाए, क्योंकि अगर ये मसला परसिस्ट करता है, थोड़ा प्रलॉन्ग करता है, तो लाजमी तौर पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में से दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद।